सर्दियों के मौसम में जब हर जगह बर्फबारी हो रही होती है, 4 लोगों का एक परिवार थोड़ी देर के लिए भटक जाने के बाद उस क्षेत्र से यात्रा कर रहा होता है और दूसरे ड्राइवर से दिशा निर्देश पूछ रहा होता है। वे रात के लिए कैंप ग्राउंड में रुकते हैं। दुर्भाग्य से रसोई की छत बर्फ से गिर गई, इसलिए कैंप ग्राउंड गिर गया। बंद होने के कारण परिवार ने उसी स्थान पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि वे इस बर्फ में आगे की यात्रा नहीं कर सकते थे। पिता पानी लेने के लिए कैंपसाइट से दूर चले गए और उन्होंने अपनी पत्नी को रोते हुए सुना। वहां एक अशुभ दिखने वाली आकृति चाकू के साथ उसके ऊपर मंडरा रही थी। वह अपनी जान की भीख मांगती है, इसलिए उसका पति उस पर हमला करता है और उसे भागने के लिए चिल्लाता है। वह वापस उनकी वैन की ओर दौड़ती है और अपने लड़कों मुआन और मुची के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैन शुरू नहीं होती है। वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। इस बीच माँ ने अपने हमलावर को अपनी राह पर चलते हुए देखा, इसलिए उसने लड़कों को छिपने के लिए नीचे धकेल दिया। उसने बड़े लड़के मुआन को एक छिपी हुई अलमारी में मुची के साथ छिपने और अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए कहा, चाहे वह कुछ भी सुने। फिर एक छोटी लेकिन उत्साही प्रार्थना करने के बाद उसने रात में लड़के छुप जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हमलावर वैन तक पहुंचता है और उसमें घुसने की कोशिश करता है। माँ उसका ध्यान भटकाती है और उसे वैन से दूर ले जाती है, लेकिन पकड़ी जाती है और उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कई बार चाकू मारे जाते हैं। हमलावर तुरंत उसे निष्क्रिय कर देता है और सिर काट देता है। वैन में वापस आ गए, जहां लड़के अब छिप रहे हैं और अपनी माँ के लिए चिल्ला रहे हैं। म्यूअन ने छोटी मुची को एक सूटकेस में बंद कर दिया और उसे एक बेंच के नीचे रख दिया, फिर खुद को छिपाने की कोशिश की। हमलावर वैन के अंदर आता है और पहले एमसीआई का सूटकेस ढूंढता है और उसे तोड़ना शुरू कर देता है। यह खुला है। अपने छोटे भाई की रक्षा करने के अपने वादे को याद करते हुए मनन छिपकर बाहर आता है और हमलावर को वैन से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है और हमलावर उस पर अपने हथौड़े से बार बार वार करता है। इसी बीच पुलिस मोबाइल वहां आ जाते हैं, इसलिए छोटा भाई मुनन को बचा लिया गया है, लेकिन हमलावर पकड़े जाने से पहले भाग गया। बाद में उस रात जासूस पार्क डुसुक को यंग मुची से बात करने के लिए अस्पताल बुलाया गया, जो गहरे सदमे में है। उसके माता पिता दोनों की हत्या कर दी गई थी और मुआन गंभीर रूप से घायल है और सर्जरी में जासूस पार्क है, जिसका अपनी ही बेटी को कई साल पहले हेड हंटर ने ले लिया था। वह मुची से यह कहने की कोशिश करता है कि क्या उसने हत्यारे का चेहरा देखा है। जब मुची बोल नहीं पाती है तो वह छोटे लड़के पर चिल्लाता है और उसे और भी बुरी तरह डराता है जब उसे दूर खींचा जा रहा होता है। मुची कुछ ऐसा देखती है जिससे वह परेशान हो जाता है। चीखते हुए वह दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और चिल्लाता है कि यह वही है जिसने पहले हत्यारे का चेहरा देखा था जब उस पर हमला किया जा रहा था और उसे सूटकेस में बंद किया जा रहा था। यह उस अस्पताल का एक डॉक्टर है जिसकी तस्वीर दीवार पर लगे पोस्टर पर है। अस्पताल जिसे मुनन ने अब देखा है और हमलावर के रूप में पहचाना है। उसके बाद पुलिस सीधे डॉक्टर को जून के घर आती है। उसे गिरफ्तार करने के लिए जासूस पार्क घर की तलाशी का आदेश देता है और बंदूक की नोक पर को जून को गिरफ्तार कर लेता है। पहचान के अनुसार वह कुख्यात हेड हंटर है। जब जासूस पार्क को सर्च वारंट मिल रहा था तो मुची ने गलती से छोड़ी गई सर्जिकल ट्रे से एक छुरी पकड़ ली और खुद को गश्ती कार में बैठा लिया। अब असमंजस की स्थिति में वह कार से बाहर आया और सीजुन के चेहरे पर वार कर दिया, जो वहां हथकड़ी लगाए खड़ा था। वह ऐसा करने की कोशिश करता है। जून को फिर से चाकू मारा, लेकिन जासूस पार्क ने उसे रोक दिया और उसके बगल में मौजूद स्नोमैन में से एक का सिर काट दिया। इस प्रक्रिया में स्नोमैन का सिर जमीन पर गिर गया और अंदर एक काला प्लास्टिक बैग था। पुलिस में से एक अंदर देखता है और फिर उसे गिरा देता है, जिससे डर लगता है। मुची को खून दिखाई देता है बर्फ में और उसकी माँ ने जो बैरेट पहना हुआ था वह अभी भी अंदर से उसके बालों की एक लट में बंधा हुआ था। जून की पत्नी जून ने यह दृश्य देखा और सच्चाई उस पर एक टन ईंटों की तरह गिरी। यह एमसीआई की मां का सिर था जो एक प्लास्टिक की थैली में पैक किया गया था और स्नोमैन में छिपे अंततः एमसीआई के माता पिता के शव जून के ग्रीन हाउस में पाए गए, जो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाता है कि एसआईओ जून हेड हंटर है, जिससे मृतक के परिवारों को निराशा हुई।
सीओ जून ने जनता के सामने अपनी बेगुनाही का विरोध करना जारी रखा और उनके लिए शुभकामनाएं दी। असली हत्यारे का पता लगाया जाएगा। उसका दावा है कि उसे नहीं पता कि उसके ग्रीन हाउस में ये शव कैसे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनी वहां आती है। वह पत्रकारों के सामने को जून का सामना करती है और कहती है कि वह जानती है कि यह वही है। उसने उसे सिर पर सिर रखते हुए देखा था, स्नोमैन जिसमें उसके शिकार का सिर था, और उसके पास सबूत के तौर पर एक तस्वीर भी थी। वह रोते हुए उससे पूछती है कि अगर वह उससे प्यार नहीं कर सका तो उसने उससे शादी क्यों की, और जून ने यह कहते हुए व्यंग्य किया कि वह मुंजी के लिए एक संतान चाहता था और इसीलिए उसने उसके प्रोफेसर डैनियल से शादी की, जो डॉक्टर जून का पुराना दोस्त है। वह भी इस बात से स्तब्ध है कि उसका दोस्त कैसे निकला। डैनियल ने जून को पकड़ लिया और पूछताछ कक्ष में ले जाकर पूछा कि क्या जून ने अतीत में उसकी बहन की हत्या की थी। जून ने भावनाहीन होकर कहा, उस दिन 20 बार चाकू मारने के बाद भी वह उससे हाइट करती थी, इसलिए उसने धमकी दी कि अगर वह बाहर नहीं आई तो वह उसकी माँ और डैन को मार डालेगा। वह वास्तव में उस बात को याद करके हंसता है कि जब वह रेंग कर उसके पास आई थी तो वह कैसी दिखती थी। अंततः उसने कबूल कर लिया कि वह उसे बेरहमी से मार डाला। वह चिल्लाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उसके बच्चे को मार डाला। फिर डींगे मारता है कि उसने उसके परिवार को चोट न पहुंचाने का अपना वादा निभाया। उसने अपनी कहानी खत्म की, डैनियल को अपने घुटनों पर रोते हुए छोड़ दिया। बाद में डैनियल ने जून के अजन्मे बच्चे पर अपना आनुवंशिक परीक्षण करने की पेशकश की और वह डैनियल एक प्रोफेसर हैं जो 15 वर्षों से शोध कर रहे हैं और मनोरोगी जीन और मनुष्यों का पता लगाने के लिए एक विधि लेकर आए हैं। उनका मानना है कि उनके शोध के माध्यम से राष्ट्र उनके अनुसार पैदा होने से पहले मनोरोगियों से छुटकारा पा सकता है। अनुसंधान: मनोरोगी जीन वाले 99% बच्चे मनोरोगी बन जाते हैं, लेकिन 1% भविष्य में जीनियस भी बन सकते हैं। जब परिणाम वापस आते हैं तो जून डैनियल की अभिव्यक्ति से बता सकता है कि उसके बच्चे में मनोरोगी जीन है, जिससे वह घबरा जाती है और गर्भपात के लिए चिल्लाती है, लेकिन शर्त लगाने को तैयार नहीं है। संभावना है कि उसका बच्चा 1% है जो प्रतिभाशाली है, लेकिन डैनियल ने उसे शांति से याद दिलाया कि वह गर्भपात के महीनों से गुजर चुकी है और अब बच्चे को दुनिया में आने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब दृश्य एक छोटे लड़के पर बदल जाता है जिसका नाम रखा गया है जून को चूहों से आकर्षण है। वह एक को पकड़कर चिड़ियाघर ले जाता है और फिर उसे सांप के बाड़े में छोड़ देता है। सांप और चूहे के बीच लड़ाई से अन्य सभी बच्चों को खतरा होता है, लेकिन यह छोटा लड़का इसे देखने का आनंद ले रहा है और जब चाहुन बड़ा हो गया है तो वह वहीं खड़ा रहता है। जब वह कक्षा के खरगोश को मारता है तो उसके शिक्षक उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि वह उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह केवल यह देखना चाहते थे कि उसका वजन बढ़ गया है या वह गर्भवती है। वह अपनी बाह को खरोच कर टुकड़े टुकड़े कर देता है और जब उसके शिक्षक पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, जून स्पष्ट रूप से कहता है कि वह दूसरे बच्चों से नाराज है, लेकिन वह इसका गुस्सा उन पर नहीं निकाल सकता। शिक्षक जून के सौतेले पिता को बुलाता है और वह उसे बताती है कि हाल ही में IQ टेस्ट में जून को जीनियस स्तर से काफी ऊपर रखा गया है, लेकिन वह उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित है। थेरेपी की सिफारिश करता है, लेकिन सौतेला पिता नाराज हो जाता है और उसे थेरेपी नहीं करने देता है। वह स्कूल के बाद जून को एक गली में खींचता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। फिर उसकी माँ को फोन करके शिकायत करता है कि जून ने उसे अपमानित किया है। यह चुन का मनोरोगी बेटा है। जीन शुन के अब 2 छोटे भाई बहन हैं। घर पर रहने वाले एक भाई और बहन को अक्सर उसके सौतेले पिता द्वारा ऐसे काम करने के लिए पीटा जाता था जो उसे पसंद नहीं थे, जैसे कि मछली टैंक में अमोनिया डालना। उसने अपने सौतेले पिता के कुत्ते को भी मार डाला और जब उसके सौतेले पिता को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने भाई बहनों को भी मारने की कोशिश की। वह जून को ढूंढता है और उसे दुष्ट कमीने कहते हुए पीटने के लिए घर ले जाता है। इसी बीच जून भी वहां आ जाता है। वह जून को जमीन पर गिरा देती है और जे-हो का गला घोंटने लगती है और कहती है कि उसके जैसे राक्षसों को मर जाना चाहिए।
वह चाहती है कि उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जे को जन्म देने के बाद जून ने उसे छोड़ दिया और वह अपने गोद लिए हुए परिवार के साथ रह रहा है। जल्द ही हम देखते हैं कि पूरा परिवार मारा गया है और जून एकमात्र जीवित व्यक्ति है जिसके बाद जून को मुख्य संदिग्ध के रूप में पूछताछ के लिए लाया जाता है। परिवार की हत्या 3 ढकी हुई लाशों की तस्वीर पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है और दावा करता है कि उसने उन्हें नहीं मारा। पॉलीग्राफ मशीन ने इसे सच मान लिया, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन मनोरोगी पॉलीग्राफ मशीन को भी धोखा दे सकते हैं। कहानी कुछ साल बाद बदल जाती है जब हम एक डॉक्टर को एक मरीज की सर्जरी करते हुए देखें। उसका नाम बेटे योहान है और वह हंसो जून का बेटा है, जो हेड हंटर था और पहले लगभग 20 लोगों की हत्या कर चुका था। हनो जून वर्तमान में जेल में रह रहा है क्योंकि उसे अपने अपराधों के कारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हंसो जून के पीड़ितों में से एक जासूस बन गया है। उसका नाम मुची है और उसके माता पिता को पहले हनो जून ने मार डाला था। अब डिटेंशन सेंटर में सी जून से बहुत मुलाकातें हो रही हैं। मुची जेल में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वह कु जून को मार सके, लेकिन दोषी जानता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह हत्यारा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है क्योंकि उसकी आंखें भावनाओं से भरी हैं। कु जून का कहना है कि एक हत्यारे की आंखों में खालीपन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निडर मुची बाइबल का पाठ करता है कि जो कोई भी इंसान की जान लेता है, मुझे फ्रैक्चर के बदले आंख के दांत को मौत की सजा दी जानी है। यह अंश मुची के साथ गूंजता है और उसे जो मिला है उसे चुकाने के लिए प्रेरित करता है। नई योजना कु जून को उसके बेटे के सामने मारने की है ताकि वह भी वही दर्द सहे। ऐसे भयावह क्षण का गवाह बनने के बाद जेल गार्ड ने सी जून को एकांत कारावास में वापस नहीं भेजा। दोषी ने अभ्यास करने के लिए कुछ सर्जिकल धागे की मांग की, लेकिन चक ने एक भी मौका नहीं दिया। जब कुछ दिनों के बाद सी जून ने कहा कि अन्य गार्ड कभी भी उसकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं गए। एक चर्च समूह ने जेल में कैदियों के लिए एक जादू शो आयोजित किया। शो के दौरान प्रदर्शन अच्छी तरह से चल रहा था। कैदी पहले तो जादू शो को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन जब सी जून आता है तो हर कोई दिल खोलकर हंसने लगता है। अंतिम कार्य होता है एक स्वयंसेवक को हथकड़ी पहनाएं और उसे तिजोरी में बंद कर दें। वे इसे चारों ओर घुमाते हैं और दावा करते हैं कि कैदी गायब हो जाएगा। जब वे अपना बड़ा खुलासा करने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो हर कोई घबरा जाता है। हर कोई यह देखकर हैरान हो जाता है कि चुक अपने अंडरवियर के नीचे खून से लथपथ है और तिजोरी के अंदर बेहोश है। कई बार चाकू मारा गया और उसकी कुछ उंगलियां कट गईं। सहकर्मी तुरंत उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर बेटा योहान उसका इलाज कर रहा है। सहकर्मियों में से एक अधिकारी युंग बारिम उसके साथ है। वह निक कूक के बारे में बहुत चिंतित है क्योंकि वह उसके बहुत करीब था। वह हर समय नाइक कुक के साथ रहता है और उसकी देखभाल करता है, लेकिन नाइक कुक खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि चोटें गंभीर हैं और वह कोमा में है। इस बीच मुची को एक फोन आता है जिसमें उसे ग्रीन हाउस में हाल ही में हुई हत्या के बारे में सूचित किया जाता है। मुची जल्दी से भागती है ग्रीन हाउस जहां एक युवा महिला का शव मिला है। हत्यारे ने इस पीड़ित की गर्दन के चारों ओर पिछले पीड़ित सुहों के मुक्केबाजी दस्ताने लपेट दिए हैं। साथ ही उसने एक अन्य पीड़ित की लापता अंगूठी उसकी उंगली पर रख दी है और उसे एक बेघर आदमी का गायब जूता पहनाया है जो पहले मारा गया था। मुची जिस चीज को नहीं पहचानता वह चौकी घड़ी है जो अब इस युवा महिला की कलाई पर है। प्रारंभिक जांच के दौरान मुची ने महिला का हाथ उसके मुंह से हटा दिया। वहां उसने देखा कि हत्यारे ने उसके मुंह की छत और उसकी मध्यमा उंगली पर एक क्रॉस बना दिया था। वह उस ओर इशारा कर रहा था कि जासूस को एक खूनी संदेश मिलता है जो सिर्फ उसके लिए लिखा गया था। जब वह संदेश में ऊपर देखता है तो हत्यारा जासूस की प्रशंसा करता है और यह भी कहता है कि यह मृत शरीर के रूप में जासूस के लिए एक उपहार है। इस बीच प्रोफेसर डैनियल कोरिया लौट आए हैं। इतने सालों के बाद वह जून के घर जाता है और वह दीवार पर सर्जन जोहान के साथ जून की तस्वीर देखकर उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। डैनियल पूछता है कि क्या वह उसका बेटा है। वह पुष्टि करती है कि वह है, फिर कहती है कि उसे जल्द ही अपनी फूलों की दुकान पर काम करने की जरूरत है।
डैनियल पूछता है कुत्ते को क्या हुआ तो जून बताती है कि उसका बेटा कुत्ते को घायल अवस्था में घर लाया था और उसकी देखभाल कर उसे स्वस्थ कर दिया क्योंकि वह किसी भी जीवित प्राणी को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि डैनियल उसे छोड़ने के लिए खड़ा है। जून ने कहा कि वह उसके बेटे के बारे में गलत था और वह एक हत्यारा बन जाएगा क्योंकि उसके पास मनोरोगी जीन है। जब जून के परिवार की हत्या कर दी गई थी, डैनियल ली को मामले के बारे में पुलिस से बात करने का मौका मिला था। जाहुन को एक संदिग्ध माना गया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसका पॉलीग्राफ परीक्षण साफ था। हालांकि डैनियल को पता था कि ये मनोरोगी एक पॉलीग्राफ को आसानी से हरा सकता है। पुलिस को भरोसा था कि एक 11 साल का लड़का अपने पूरे परिवार की हत्या नहीं करेगा, लेकिन डैनियल इतना आश्वस्त नहीं दिख रहा था। जिसके बाद डैनियल अस्पताल जाता है और बेटे यान के व्यवहार को देखता है जिसका वह आकलन करने की कोशिश कर रहा है। क्या योहान एक मनोरोगी हत्यारा है या नहीं? प्रोफेसर डेनियल अपने कार्यों से कुछ हद तक आश्वस्त लगते हैं कि योहान ही हत्यारा है। उन्होंने अपने बेटे योहान को बुलाया और उससे मिलने के लिए कहा क्योंकि वह हाल की हत्याओं के बारे में बात करना चाहता है। बाद में रात में डैनियल एक परित्यक्त स्थान पर आता है। मनोरंजन पार्क में बेटे जोहान के लिए फेरिस व्हील कार में इंतजार करना पड़ता है। जब बेटा यान वहां आता है तो वह फेरिस व्हील की बिजली चालू कर देता है। फिर जोहान डैनियल पर हमला करता है और उस पर बार बार चाकू से वार करता है। बाद में हम देखते हैं कि वह एक भरे हुए शरीर को झील में फेंक रहा है। इस बीच मुची और उसकी टीम वे अभी भी जेल में चिको की वर्दी और छुरा घोंपने वाले हथियार की तलाश में थे। ओरम इस तथ्य को सामने लाता है कि चुक को अन्य पीड़ितों की तरह क्रॉस पर इशारा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि स्टेशन पर वापस ड्राइव पर चुक को क्या अलग बनाता है। बारम ने उल्लेख किया कि यह उसकी मुची से पहली बार मुलाकात है। हालांकि उसने मुची के बड़े भाई मुआन से उसके बारे में सुना था। बाद में बारिम ने उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया और वे दोनों एक साथ भोजन करने के लिए एक रेस्तरां में गए। इस बीच मुची ने डॉक्टर बेटे जोहान को एक प्रसारण एंकर मिस को गले लगाते हुए देखा। चॉय, वह हाल ही में हुई एक हत्या के बारे में मिस चॉय से बात करने आया है और उसने देखा कि वह जोहान को गले लगा रही है, जो किसी बात से डरा हुआ लग रहा है। मुची को एक बार याद है जब मिस चॉय ने उसे एक हत्या स्थल पर एक लाश के ठीक बगल में चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने झूठ बोला था कि वह नहीं थी। उसकी टाइप की मिस चॉइस आहत लग रही थी और उसने उससे कहा था कि उसे एक दिन पछताना पड़ेगा। और अब ऐसा लगता है कि उस दिन के बाद हम बैंग हेलमन की दादी को देखते हैं, जिसे बैंग का स्कूल कहा जाता है। वह एक अन्य लड़की को मारने के कारण मुसीबत में है। हेलमनी लड़की की मां से विनती करती है बैंगी को माफ कर दो, लेकिन बैंग चिल्लाता है कि लड़की ने उसके बारे में अफवाहें फैलाई हैं और होवन को अपनी ओर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह यह कहते हुए बाहर निकल जाती है और छात्रा गुस्से में अपनी मां पर बैंग के बारे में गंदी बातें कहने का आरोप लगाती है। यह सब सुनकर हेलमोनी छात्रा को अंदर ले जाती है। अपने पोते के बारे में अफवाहें फैलाने के लिए उसके दोनों बाल पकड़ लिए। जब वह बैंग आउटसाइड बैंग में फिर से शामिल हुई तो देखा कि वह किस तरह अस्तव्यस्त है और निराशा में फूट फूट कर रोने लगती है। बैंग आंसू बहाते हुए हलोमी को दोषी ठहराती है कि वर्षों पहले उसके साथ क्या हुआ था जब उसकी दादी ने उसे कुछ के लिए बाहर जाने के लिए कहा था। भोजन लेकिन बैंग एक ऐसी स्थिति में समाप्त हो गया जहां उस पर एक खतरनाक हत्यारे ने हमला किया। फिर बैंग भाग गया और हल्मोनी घर पर अपराध बोध से भर गई और आंसुओं में डूब गई। उसे एहसास हुआ कि बैंग का व्यवहार ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि दुष्ट हत्यारा के डक्सू जल्द ही जेल से बाहर आ रहा है। उसने खुलासा किया एक चाकू वह अखबार में रखती है और अशुभ रूप से कहती है कि वह सब कुछ का ख्याल रखेगी कि डक्सू को एक दिन भी एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रहने का मौका नहीं मिलेगा। बाद में बारम हेलमन के पास जाता है और हेलमन उसे बैंग के स्कूल जाने के बारे में बताता है। उसे एक बचकानी डकी दिखाई देती है, उसने जो पिन पहना हुआ है, और हेलमन का कहना है कि बैंग ने इसे उसके लिए वर्षों पहले जन्मदिन के तोहफे के रूप में बनाया था। तब हम देखते हैं कि बैंग के सहपाठी की मां से उसके साथ झगड़ा करने के लिए निपटान भुगतान की मांग की जाती है, इसलिए हेलमन नौकरी की तलाश में निकल जाती है। संयोग से वह नौकरी हेलमन की होती है। स्वाइप जोहान के घर पर एक अस्थायी घर की सफाई का काम है।
जब जोहान घर पर नहीं होता है तो वह सफाई करने के लिए बेसमेंट में जाती है और देखती है कि दरवाजा बंद है लेकिन चाबी अभी भी ताले में है। जब वह दरवाजा खोलती है तो सभी की तस्वीरें देखकर चौंक जाती है। दीवार पर पीड़ित, कैसे मोमी ने अपनी दीवार से एक तस्वीर चुरा ली। हाल ही के पीड़ितों में से एक, जिसे अन्य हत्याओं के सबूत मिले थे। इस बीच जोहान मुची से मिल रहा है क्योंकि मुची को लगता है कि जोहान थोड़ा संदिग्ध है लेकिन उसके पास अभी भी कोई सबूत नहीं है। बातचीत के दौरान जोहान को अचानक याद आया कि उसने तहखाने की चाबियां ताले में छोड़ दी हैं। इसलिए वह जल्दी से घर वापस जाने के लिए उठता है लेकिन जाने से पहले मुची उसे अपने उस दोस्त का नाम लिखवाता है जिसके साथ वह उस दिन घूम रहा था। हाल की हत्या का कारण यह था कि मुची अपनी एलिबी की जांच करना चाहती थी। फिर बेटा यान घर की ओर भागता है लेकिन हेलमन ऊपर की मंजिल पर वापस आ जाती है। वह कहती है कि उसने काम पूरा कर लिया है और कांपती हुई चली जाती है और इतनी भयभीत हो जाती है कि वह अपना भुगतान भूल जाती है। यान तहखाने के दरवाजे की जांच करती है जो उस कमरे की ओर जाता है जो वॉलपेपर से चिपका हुआ है। अपने हत्या के शिकार लोगों की ली गई तस्वीरों में उसने देखा कि उनमें से एक तस्वीर गायब है और होवो ने वह तस्वीर चुरा ली है। वह इसे हत्यारे को पकड़ने में मदद करने के लिए बारम को देने की योजना बना रही है लेकिन वह इस बात से अनजान है कि हत्यारा उसके घर का पीछा कर रहा है। वह अकेली कैसे निकल जाती है, बस बारम की इमारत पर है और अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वहां ताला लगा हुआ है। जब वह जोहान को देखती है तो वह उससे छिप जाती है लेकिन वह घबरा जाती है और भाग जाती है और जोहान स्टेशन पर वापस उसकी हरकत देख लेता है। बारम अंततः अपना फोन चेक करता है और हेलमन का एक संदेश आता है जिसमें वह संदेश होता है। वहां पहुंचने के बाद वह तेज गति से घर की ओर भागने लगता है। वह उसके फोन पर कॉल करता है और रिंगटोन का पीछा करते हुए पास की एक गली में जाता है लेकिन दुर्भाग्य से बारम को गली में हेलमैन का शव पड़ा हुआ मिलता है। जोहान पहले ही उसके पेट में चाकू से कई बार वार करके उसे मार चुका होता है। फिर बैम जोहान को देखता है। बैम को देखकर पास में छिपकर जोहान भागने लगता है और बेरियम उसे चेस देता है। बैम कई बार जोहान को लगभग पकड़ लेता है लेकिन जोहान तब भाग जाता है जब सड़क पर दौड़ते समय बेरियम को एक कार ने टक्कर मार दी। एरियम स्तब्ध होकर पड़ा रहा लेकिन उसने भीड़ के बाहर जोहान के जूते देखे। अपनी आंख के कोने से वह जोहान के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इससे पहले कि हत्यारा मुड़ता है और अपराध स्थल के रास्ते पर चला जाता है। मुची ने नोटिस किया कि बंगी पीके में भारी बारिश में झुकी हुई थी और जब वे अपराध स्थल पर पहुंचे तो उसे पुल के पार लिफ्ट दे दी। सीन बैंग अपनी दादी के बारे में चिंतित है क्योंकि वह उसे घर पर नहीं पा रही है। इस बीच मुची पीड़िता के चेहरे की जांच करती है और वह एक बूढ़ी महिला है जिसे मुची अपने अतीत से जानता है। वह उसे कुंगडू द्वारा उसके पोते के साथ दुर्व्यवहार की घटना से याद करता है। मुची ने तुरंत नोटिस किया कि हेलमन ने किसी चीज को कसकर पकड़ रखा है और उसे अपने हाथ से दे दिया। यह फोटो का एक कोना है। उसने इसे बचाने के लिए अपने हाथ से आग बुझाई। जब शव को बाहर निकाला गया तो बी भीड़ के बीच थी। वह समझ सकती थी कि कुछ गड़बड़ है लेकिन जब उसका शरीर उजागर घायल टखने और हेयर पिन के साथ बाहर निकल जाता है तो मुची उसे रोक लेती है। यह निर्विवाद है कि यह हलमन है। मुची बैंगी को उसकी एक झलक पाने की अनुमति देने से पहले हेलोन के चेहरे से खून को धीरे से पोंछती है। जब वह रोती है तो मुची आंसुओं को रोकती है। उसकी दादी मुची बारम से इंटेल इकट्ठा करने के लिए अस्पताल जाती है जिसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है और वह अपने संदेश में हेलोन की कॉल नहीं उठाने के लिए खुद को दोषी ठहराती है। हेलमन ने बैम को जनरल स्टोर में उससे मिलने के लिए कहा क्योंकि उसके पास उसे दिखाने के लिए एक फोटो थी। आराम जल्दी से वहां चला गया बारिश में लेकिन पड़ोस खाली था और दुकान बंद थी। उसने उसकी रिंगटोन की आवाज का अनुसरण किया और उसके शरीर को पाया। एरम ने हत्यारे का पीछा किया लेकिन उसका चेहरा देखने के लिए बहुत अंधेरा था। बारान को केवल एक ही जानकारी याद है कि उसे हत्यारे से पुदीने की गंध आ रही थी और हत्यारा भी बाएं हाथ का था। इस बीच जोहान घर पर था और वह नहाने के बाद खुद को याद कर रहा था। उसकी माँ भी वहां आई और वॉशिंग मशीन में डालने के लिए जोहान के कपड़े ले गई लेकिन वह यह देखकर चौंक गई कि यान के आने पर कपड़े खून से सने हुए थे।
बाथरूम से बाहर वह देखता है कि उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही है, लेकिन वह खून से सने कपड़ों का जिक्र करती है और पूछती है कि क्या काम से घर के रास्ते में कोई आपातकालीन मरीज है, लेकिन वह वास्तव में बहाने बना रही है ताकि यान असहज न हो जाए। नोट करता है कि उससे अच्छी खुशबू आती है और उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई खास है। उम्मीद है कि वह उसे जल्द ही एक पोता देगा। बाद में घर की ड्राइव पर जीवन रेडियो चालू करती है और जब उसे आज होने वाली 2 हत्याओं के बारे में पता चलता है तो वह रोने लगती है। जब दोनों मामलों को हालिया सिलसिलेवार हत्याओं से जुड़ा हुआ बताया जाता है और वह याद करती है कि कैसे उसने एक बार अपने बेटे से कहा था कि वह एक राक्षस था और उसे रोते हुए पैदा नहीं होना चाहिए था, जून को आश्चर्य होता है कि वह इन पापों के बारे में क्या कर सकती है। इस बीच जोहान अस्पताल चला जाता है जब उसे पता चलता है कि एक डॉक्टर होने के नाते बारम अपनी चोटों का इलाज कर रहा है, तो जोहान सावधानी बरतते हुए भी आसानी से कमरे में चला जाता है, इससे पहले कि वह एक सिरिंज की सामग्री को बारिम के सिस्टम में इंजेक्ट करने में सक्षम हो। वह बाहर हंगामा सुनता है और जल्दी से खुद को छुपा लेता है। यह भी है जो अंदर आता है। कमरा अपनी दादी की हत्या के लिए बाराम को दोषी ठहरा रहा है क्योंकि उसने इस बीच उसकी कॉल नहीं उठाई थी। जोहान 2 महीने की अवधि के भीतर हत्यारे की बेल्ट के नीचे 6 हत्याओं के साथ अनजान निकल गया। देश पुलिस के प्रति भय और अविश्वास से ग्रस्त है क्योंकि वे अभी भी है शून्य सुराग है। मुची ने हेलोन के मृत शरीर द्वारा खींची गई तस्वीर के कोने का विश्लेषण किया है। उसे यकीन है कि उसने इसे पहले कहीं देखा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि होवन ने फोटो कहां से प्राप्त की है। मुची अपने कदमों को वापस लेने की कोशिश करती है और बैम भी उसे एक पुरानी इमारत तक ले जाने में मदद करता है और हर दुकानदार से पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन्होंने उसे देखा है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि वे जॉब डिस्पैच सेंटर की उस महिला से चूक गए जो हेलमन को पहचानती है और इसकी रिपोर्ट करने के लिए कॉल करने वाली है। हेलमन अपनी मृत्यु के दिन वहां गई थी और जोहान के घर पर नौकरी मिल गई। हालांकि एजेंसी का मालिक महिला को रिपोर्ट करने से रोकता है क्योंकि उसे डर है कि अवैध अप्रवासियों को काम पर रखने की उनकी प्रथा पुलिस द्वारा उजागर हो जाएगी। इस बीच जोहान जूनोन के एक दोस्त ने फोन किया क्योंकि पुलिस ने उससे और जोहान से संपर्क किया था। उसे वह कहने का निर्देश देता है जो उसने उससे कहने को कहा था कि जूनोन जासूस शिन्स से मिलता है और दावा करता है कि वह रविवार रात को जोहान के स्थान पर था क्योंकि उसके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी। वास्तव में वह अपने आदेश पर जोहान की अलीबी को साबित करने की कोशिश कर रहा है। शिन ने उससे उधार लिया था। फोन करता है और जोहान को कॉल करता है जो उठाता है और पूछता है कि क्या पुलिस वाला चला गया है और क्या उसने उसे बताया कि यान ने उसे क्या करने के लिए कहा था। शिन सांग फोन काट देता है और बिना कोई और सवाल किए चला जाता है और जूनन को पता चलता है कि क्या हुआ था। जब यान वापस कॉल करता है शिन सांग मुची को इसकी रिपोर्ट करता है। कौन कहता है कि स्वाभाविक रूप से अगला कदम यान की कार में सेंध लगाना है और ब्लैक बॉक्स फुटेज की समीक्षा करके यह पता लगाना है कि वह वास्तव में कहाँ था। बाद में हम देखते हैं कि सीरियल किलर ने पूरी जनता के सामने टेलीविजन पर मुची के भाई को मार डाला। इससे मुची बेहद क्रोधित है और उदास होकर उसके पास अपने भाई के अलावा कोई नहीं बचा है जिसे मनोरोगी ने अब एक लाइव शो में बेरहमी से मार डाला है। और इस हत्या के पीछे का कारण यह है कि मोच के भाई को हत्यारे के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। हालांकि हत्यारे के पिता पहले ही उसके माता पिता को मार चुके हैं, लेकिन मोची के पिता ने उसके माता पिता के हत्यारे मुर को माफ कर दिया है क्योंकि उसका मानना है कि बदला लेना आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। उसके भाई की मौत की घटना के बाद भी मोची ने हेलोन के मामले में अपनी जांच जारी रखी है और लेबल देखकर उसे दादी के बैग में कुछ पेय मिले हैं। ड्रिंक्स मुची उस स्टोर पर पहुंचती है जहां से हेलमन ने वे ड्रिंक्स लिए थे और वहां की महिला से बी की दादी के बारे में पूछती है। इस बार वह महिला कबूल करती है कि उस दिन हेलमन उसके पास आई थी और उसने उसे सफाई के काम के लिए एक घर में भेज दिया था। जब मुची को उसका संपर्क नंबर मिलता है जिस व्यक्ति ने उस दिन हेलमन को किराए पर लिया था, वह सीधे उस व्यक्ति से मिलने जाता है। यह वास्तव में जून नामक बूढ़ी महिला है जिसने अपने बेटे के घर की साफ सफाई के लिए एक आदमी को काम पर रखा था, लेकिन मुची उसे अपने अतीत से याद करती है। वह हेड हंटर हनो जून की पत्नी है।
पिछले दिनों 20 लोगों की हत्या करके देश को आतंकित कर दिया। मुची ने जून के परिवार के विवरण की जांच की और पाया कि जोहान वास्तव में जून का बेटा है। अब जोहान के बारे में उसका संदेह और भी बढ़ गया है और वह खोज के दौरान संभावित सबूतों के लिए जोहान के घर की जांच करने जाता है बेसमेंट क्षेत्र और वह अपने दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने ही वाला है। तभी अचानक उसे घर के अंदर किसी के आने की आवाज आती है। यह जोहान है जो घर पर वापस आ गया है। इसलिए मुची गैरेज में चुपचाप घुस जाता है, जबकि वहां मुची को एक बॉक्स में खून से सने जूतों की एक जोड़ी मिलती है जिसे वह रखता है। वे जोहान के कूड़ेदान के पास आए और शिन को फोन करके कहा कि मुची जूतों को जोहान के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उन्हें हिलाने से वे सबूत के तौर पर अस्वीकार्य हो जाएंगे और उनके पास सर्च वारंट नहीं है। हालांकि मुची ने उसे जबरदस्ती आश्वस्त किया कि एक छोटा सा सफेद झूठ इस बीच जिंदगियां बचा सकता है। जेल में जाता है और मिस चॉय भी यह पता लगाने के लिए वहां मौजूद होती है कि क्या उस दिन कोई चुपचाप अंदर आया था जिस दिन चुप पर हमला किया गया था। जेल के डॉक्टर और अस्पताल ने उन्हें बताया कि हान सियोजुन ने उस दिन सीने में दर्द का नाटक किया था, यह पूछने के लिए कि क्या जोहान यहाँ था। डे चुप पर हमला किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि जोहान उस दिन को जून से मिलने के लिए वहां गया था। यह पहली बार है कि होंगजू ने इस मामले से जुड़े जोहान का नाम सुना है और वह यह जानकर दंग रह गई कि उसका प्रेमी हत्या का संदिग्ध हो सकता है। अचानक उसे याद आया कि यान कैसा दिखता था उस रात। भयभीत होकर जब उसने उसे पकड़ लिया तो वह सीधे यान के घर जाती है और सीधे योहान के कार्यालय की ओर बढ़ती है और उस पट्टी की तलाश करती है जिसे उसने फेंक दिया था। उसे कार्टून पट्टी उस दिन मिली थी जब हेलमन ने जोहान के घर का दौरा किया था और किसी तरह उसे वापस भूल गई थी। मिस चॉय भी उसे ढूंढ लेती है। उसके कूड़ेदान में एक बगिंग डिवाइस है। इस बीच यान भी उसके पीछे आता है। वह उसके चारों ओर अपनी बाहें डालकर मामले को कवर करती है और उसकी पीठ के पीछे वह पट्टी को अपनी आस्तीन में डालती है। मुची जो योआन के घर के बाहर खड़ी है, उसने मिस चॉय को अंदर जाते देखा है घर और वह उसके बारे में चिंतित है। इसलिए उसने मिस चॉय को यह बताने के लिए बुलाया कि वे मनोरोगी हत्यारे के घर की तलाशी लेने जा रहे हैं और उसे भी एक विशेष कहानी के लिए उनके साथ आना चाहिए। जोहान भी यह सुन लेता है और अपनी कार में कुछ रखना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद घर से निकल जाता है। जोहान गाड़ी चला रहा होता है, तभी उसके पीछे वाली कार की गति तेज हो जाती है और उससे टकरा जाती है। ड्राइवर पुलिस बुलाने की जिद करता है, जबकि जोहान बस जाना चाहता है। मुची पास से पूरा दृश्य देख रहा है और यह सब उसे फंसाने के लिए रचा गया है। दूसरा ड्राइवर जोहान, जो वास्तव में जासूस शिनसांग की प्रेमिका है, ने पुलिस को बताया कि उसने यान के बैग से एक बच्चे की आवाज सुनी थी और चूंकि बच्चा अभी भी गायब है, इसलिए पुलिस ने उसे बैग खोलने का आदेश दिया। मुची अपनी कार में बैठ गई और जोहान पर बंदूक तान दी। जैसे ही बच्चा सुरक्षित हो जाता है, उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि बैग में काम पर लंबी शिफ्ट के लिए केवल कपड़े होते हैं, इसलिए शिन ने अपनी प्रेमिका को यह कहने के लिए संदेश भेजा कि आवाज वास्तव में ट्रंक से आई थी। मुची ने खुद को फिर से तैयार किया, लेकिन वह निराश हो गया जब यान का ट्रंक था आपातकालीन किट के अलावा खाली। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए शिन सांग जोहान का पीछा करता है, जबकि मुची योजना सी पर आगे बढ़ता है, जो जोहान के घर में घुस रहा है और बेसमेंट के दरवाजे से कुंडी मार रहा है। लेकिन बेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ठोस सबूत के रूप में लिया जा सके और लापता बच्चा भी वहां नहीं है। जोहान ने पहले ही तहखाने से सब कुछ हटा दिया है। इस बीच बैम को डॉक्टर का फोन आता है कि हेलमोन का डीएनए जोहान के घर पर एक पट्टी पर पाया गया था। उसने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया और जोहान के तहखाने में पहुंच गया। तस्वीरों की दीवार मिलती है, लेकिन जोहान वहां नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे पता है कि कोई वहां है। उसने एक डिलीवरी स्कूटर चुरा लिया और जैसे ही पुलिस पहुंची, दूसरी ओर भी जाग गया और उसने जोहान को बारम के घर में घुसते हुए सुना। उसने मुची को फोन किया, जो नशे में जवाब देता है और भी फुसफुसाता है कि हत्यारा अभी यही है। यान बैंगी कापा बिना वारंट के एक व्यक्ति को गोली मारने के लिए अनुशासनात्मक समिति के सामने
हालांकि उसने एक मनोरोगी की हत्या के लिए अपने सभी गैर पेशेवर कार्यों को कबूल कर लिया, फिर भी समिति ने उसे कदाचार से मुक्त कर दिया क्योंकि उसने बारम को बचाया और मुची को 6 महीने के वेतन कटौती के साथ 1 वर्ष की परिवीक्षा मिलती है। मुची दृष्टिकोण समिति का तर्क है कि उसे किसी की हत्या के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। वास्तव में वह हमेशा एक मनोरोगी को मारने का सपना देखता था और फिर हनो जून को मारने के लिए जेल के अंदर जाता था, जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। कुछ दिनों के बाद मुची ड्यूटी पर वापस आ गया है और बारम भी वापस आ गया है, ठीक हो गए और जेल प्रहरी के रूप में नियुक्त किए गए। मनोरोगी हत्यारे के सामने अकेले खड़े होने के कारण उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली और उन्हें अपने देश का बेटा कहा जाने लगा। हालांकि वह ठीक दिखते हैं, इस घटना ने उनके अंदर कुछ बदलाव ला दिया है। वह अपने काम में बेहतर है पहले और अब वह बिल्कुल सीरियल किलर की तरह सोचता है और सभी मामलों में समाज की मदद करता है। एक दिन जब वह एक चोर का पीछा कर रहा था तो उसे एक पुल के नीचे छिपा हुआ एक शव मिला। उसके जासूसी कौशल को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। वहां बार की तरह वह अभिनय कर रहा था। वह सीरियल किलर को बहुत अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि उसने साइकोपैथ्स पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हों, लेकिन ऐसा नहीं है उसने एक भी किताब नहीं पढ़ी है और उसे ऐसी घटनाओं पर काम करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। ओरियम बताते हैं कि ये सभी जासूसी भावनाएं बस हैं। उसके अंदर से भी बैम को अपनी पिछली यादें याद आ रही हैं और इससे उसके सिर में भी बहुत दर्द होता है, इसलिए वह अपने सर्जन के पास जाता है। सर्जन बताता है कि बैम की सर्जरी आसान काम नहीं थी और ऐसी जटिल सर्जरी के बाद सिरदर्द सामान्य है। वह उसे कुछ दर्द निवारक दवाएं भी देता है और कहता है कि इसके बारे में चिंता न करें। जब बारम डॉक्टर के कमरे से बाहर आता है तो बोंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसे बताती है कि यह डॉक्टर वास्तविक सर्जन नहीं था जिसने बेरियम पर सर्जरी की थी जब वह घायल हो गया था। बेरियम भ्रमित हो जाता है, इसलिए वह फिर से अंदर जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या वह वास्तविक डॉक्टर था जिसने उसकी सर्जरी की थी। डॉक्टर ने उसे आत्मविश्वास से बताया कि उसने ही सर्जरी की थी। फिर भी बिम को लगता है कि डॉक्टर उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वह जांच करता है। वास्तविक सर्जन की पहचान करने के लिए डॉक्टरों की सूची जोर शोर से है, लेकिन वह सर्जन सूची में नहीं है। बी में उल्लेख है कि बेरियम सर्जन के दाहिने हिस्से पर चोट का निशान था। एरियम केवल एक डॉक्टर को जानता है जिसके चेहरे पर चोट का निशान है और वह हंसो जून महान न्यूरोसर्जन है अपने समय का, लेकिन वह जेल में है तो वह अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए बारम की सर्जरी कैसे कर सकता है। बारम जून में है सी की तस्वीर बैंगी को भेजता है और पूछता है कि क्या वह बैंगी में से एक है। बैंगी सकारात्मक जवाब देता है, जिसके बाद बैम जाता है जेल। हानो जून से पूछेगी कि उसने उन सर्जरी के दौरान उसके साथ क्या किया था। हानो जून उस दिन की कहानी बताती है जब बैम बुरी तरह घायल हो गया था। उसे जोहान के साथ बहुत बुरी हालत में अस्पताल ले जाया गया था क्योंकि उस समय बैम बहुत लोकप्रिय हो गया था। जनता चाहती थी कि वह आईसीयू से जीवित वापस आए। सारा दबाव राष्ट्रपति के सचिव पर था, इसलिए उन्होंने हन सीआईओ जून से मस्तिष्क प्रत्यारोपण सर्जरी करने का अनुरोध किया क्योंकि सचिव को पहले एक टेप रिकॉर्डिंग मिली थी जिसमें हनो जून को मस्तिष्क ट्रेन प्रत्यारोपण सर्जरी करते देखा जा सकता था। चूहों जैसी वस्तुओं का परीक्षण किया। वह उन सर्जरी को करने में भी काफी सफल रहे और उन्होंने ऊतक प्रत्यारोपण अस्वीकृति पर विजय पाने का एक तरीका भी खोजा था। वास्तव में हानो जून ने मनुष्यों के मस्तिष्क पर अपने नए आविष्कारों का परीक्षण करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान उन सभी लोगों को मार डाला था। बहुत का परिवार आखिरी था उसने मारने की योजना बनाई क्योंकि उसकी सर्जरी परीक्षण चरण में सफल रही थी, लेकिन मुची के कारण उसे जेल जाना पड़ा और उसकी सर्जरी भी रुक गई। और अब बैम मस्तिष्क प्रत्यारोपण सर्जरी चाहता है क्योंकि जोहान के हमलों से उसका सिर पूरी तरह से कुचल गया है। इसलिए सचिव के अनुरोध पर हानो जून ने जोहान के मस्तिष्क के एक हिस्से को बारम के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया। यह भी पता चला कि यान की मृत्यु सेप्टिक शॉक के कारण नहीं हुई थी, बल्कि इस मस्तिष्क प्रत्यारोपण सर्जरी के कारण भी हानो जून ने उसे मार डाला। दूसरे शब्दों में, अब बेरियम बहुत अधिक लगता है। इन सभी तथ्यों को जानकर वह उत्तेजित हो गया है और उसे योन की यादें याद आ रही हैं।
उसका स्वभाव भी जोहान की तरह होता जा रहा है। एक रात एक शराबी मुची बारम के घर आता है और हत्यारे को पकड़ने के लिए उस पर आरोप लगाता है, जिससे बारम की झुंझलाहट बढ़ जाती है। जब मुची उसे घूंसा मारता है, बेरियम उसे लपेट लेता है, उसकी गर्दन के चारों ओर उंगलियां लपेटता है और तब तक दबाता है जब तक कि मुची बैंगनी न हो जाए। वह पास की एक वस्तु को पकड़ लेता है और जासूस पर बार बार वार करता है। उसके मुस्कुराते चेहरे पर खून के छींटे बार बार पड़ते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यह बारम का अपना हाथ है जिस पर वह वार कर रहा था और एमसीआई के चेहरे पर नहीं। मुची जाग जाती है सुबह बारम के साथ उसके टकराव के बाद, जो अभी भी बारम के घर पर है। उसे उनकी लड़ाई की कोई याद नहीं है और उसकी गर्दन के चारों ओर गला घोंटने के निशान हैं। उसने यह भी देखा कि बैम का बायां हाथ लपेटा हुआ था, जैसे कि वह घायल हो गया हो। बैम ने स्वीकार किया कि वह और मुची लड़े थे, लेकिन उसने इसे कम कर दिया। ऐसा हुआ फिर बेरियम फिर हानो जून से मिलने जाता है। वह जानना चाहता है कि वह दिन ब दिन अधिक हिंसक क्यों होता जा रहा है। हानो जून उसे बताता है कि अपने प्रयोगों में हर बार जब उसने एक हिंसक चूहे के मस्तिष्क को एक मूक चूहे के सिर में प्रत्यारोपित किया था, प्राप्तकर्ता कुछ ही दिनों में हिंसक हो गया। इसलिए बारम के हिंसक व्यवहार का कारण यह है कि उसके सिर में यान का मस्तिष्क है। अब एक दिन बैम उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने पहले उसके सर्जन होने का नाटक किया था। बैम ने उससे उसकी सर्जरी का वीडियो मांगा, लेकिन डॉक्टर का दावा है कि उनके पास कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि सर्जरी गोपनीय तरीके से की गई थी और किसी भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। आराम दिन ब दिन नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उसने अपने करीबियों पर हमला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका स्वभाव एक मनोरोगी का है। हत्यारा उसे किसी को मारने के लिए प्रेरित कर रहा है। अरम डॉक्टर पर भी हमला कर देता है, क्योंकि वह उससे जो उत्तर चाहता था उसे नहीं मिला। कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में एक नए मुर की सूचना दी जाती है और बरीम भी प्रारंभिक जांच के लिए अपराध स्थल पर जाता है। पहले यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मामला खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य है, लेकिन बिम ने अपने मनोरोगी हत्यारे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए यह साबित कर दिया कि यह एक हत्या है। जब उसने शव की जांच की तो उसे उसके गले में मोज के भाई का लॉकेट मिला। इससे उसे वह याद आ गया जब उसने एमसीआई के भाई को मार डाला था, और वह अब है वही लॉकेट पहने हुए। वह उस मृत शरीर पर हेलमन का एक ब्रोच देखता है और यह उसे हेलोन की हत्या की यादों की भी याद दिलाता है, लेकिन वह सोचता है कि ये यादें जोहान की हैं और उसे वर्तमान हत्या के साथ अन्य पीड़ितों के सामान को देखने से बचना चाहिए। पीड़ित बरीम का दावा है कि हत्यारा वही है जिसे उन्होंने पहले देखा है, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि जोहान अब मर चुका है। दूसरी थ्योरी यह है कि हत्यारा जोहान का नकलची है। इस थ्योरी से कुछ मतलब निकलता है, इसलिए वह खुद ही इस मामले की जांच शुरू कर देता है। एक दिन जब बैरम एक साथी जासूस के साथ एक शादी समारोह में जा रहा था तो उन्होंने देखा कि दुल्हन का दरवाजा बंद है। कमरे के अंदर एक हत्यारा है जो दुल्हन के हाथ बांधता है और फिर उसे मार देता है। वामम अपने तेज दिमाग का उपयोग करके दरवाजा खोलता है एक चाल के साथ और कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब हत्यारा पहले ही अपना काम कर चुका है और अब वह पीछे से बेरियम पर हमला करता है, लेकिन बैम कुछ ही समय में उस पर काबू पा लेता है और उसके सिर पर बेरहमी से मुक्के मारना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक वह यह सोचना बंद कर देता है कि वह गलत कर रहा है। हत्यारे को मौका मिलता है और वह हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। हत्यारा अपनी कार से उसका पीछा कर रहे बरीम से टकरा जाता है और अंत में हत्यारा खुद दुर्घटना का शिकार हो जाता है। बाद में पीछा करने वाला उन दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां हत्यारा उसके सिर पर वार करता है। बारान ने किसी भारी वस्तु से उसे बेहोश कर दिया था। जब बेरियम जागता है तो उसके हाथ रस्सी से बंधे होते हैं। वह हत्यारे को उसके अतीत से संबंधित किसी व्यक्ति के रूप में पहचानता है, क्योंकि जब हत्यारा उसे मारने के लिए बैम के पास आता है तो उसे अपने हाथों के चारों ओर उस विशेष गांठ के पैटर्न की याद आती है। उसने पहले ही अपने हाथ खोल दिए हैं और उसने हत्यारे को तुरंत काबू कर लिया है। वह उस हत्यारे के खिलाफ गुस्से में बार बार उसके सिर पर मुक्का मारता है।
बार वास्तव में उसे मारता है और इस प्रक्रिया में उसे अपनी पिछली सभी हत्याएं याद आती हैं। वे सभी हत्याएं बेरियम ने की थी, जोहान ने नहीं। अब वह खुद को असली हत्यारा बता रहा है, इसलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और घोषणा करता है कि वह हत्यारा है और उसने हाल ही में एक हत्या की है। जब पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ अपराध स्थल का विश्लेषण करने आती है तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता है। सब कुछ रखा हुआ है अपनी उचित जगह पर और वहां हत्या का एक भी निशान मौजूद नहीं है। फोरेंसिक डॉक्टर ने मुची को बताया कि मस्तिष्क की सर्जरी के बाद बैम को मतिभ्रम हो सकता है, इसलिए वे भी बाद में जगह छोड़ देते हैं। जब बारम मृत शरीर पर पाए गए लॉकर और ब्रोच का उल्लेख करता है, हाल ही में एक पीड़ित के बारे में उसे पता चला कि वह भी उनके बारे में गलत था। उसके साथी कर्मचारियों ने उसे बताया कि उस मृत शरीर पर कोई लॉकेट या ब्रोच मौजूद नहीं था और यह भी बेम का एक भ्रम था। कुछ दिनों के बाद जब बेरियम फिर से उस स्थान पर जाता है जहां वह था हत्या करने के बाद, उसने देखा कि वास्तव में वहां आग से जलने का एक स्थान मौजूद था और यह उस रात का था जब उसने हत्यारे से लड़ाई की थी। इसलिए वह मतिभ्रम नहीं कर रहा था, लेकिन वहां कोई था जो बैम के सभी अपराधों को छिपा रहा था। जब बारम वहां मौजूद था किसी काम के लिए, अस्पताल से उसकी जेब में रखे फोन पर एक कॉल आती है। आश्चर्य की बात यह है कि वह फोन बाराम का नहीं है और उसे याद है कि पहले जब वह बस से बाहर निकल रहा था तो एक बूढ़ा आदमी उस पर गिर गया था। इसलिए जब वह अस्पताल में उपस्थित होगा तो उस बूढ़े व्यक्ति ने फोन बदल लिया होगा। कॉल पर दूसरी ओर से व्यक्ति बारम को उससे मिलने के लिए कहता है क्योंकि वह बारम के सभी सवालों के जवाब दे सकता है। वह सहमत हो जाता है और उससे मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर जाता है। अचानक उसके पीछे से कोई आता है और बेम को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देता है। उसे एक पुराने घिसे-पिटे गुप्त भंडार गृह में ले जाया गया जहां वह बूढ़ा व्यक्ति बाम की कहानी सुनाता है। वह बचपन से बारम पर नजर रख रहा है और बताता है कि बारम का वास्तविक नाम जून था और वह मनोरोगी जीन के साथ पैदा हुआ था। वह यह भी कहता है कि उन सभी हत्याओं के लिए जोहान को दोषी ठहराया गया था। वे वास्तव में बंगी की बूढ़ी दादी, मुची के भाई, गरीब छोटे बच्चे बारीम द्वारा किए गए थे और सिलसिलेवार हत्याओं की सूची में बाकी सभी को बेम द्वारा मार दिया गया था। वह खुद को एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में दिखाता था, लेकिन अंदर से वह एक था सीरियल किलर जिसने बिना किसी कारण के गरीब लोगों की हत्या की। उसके घर के नीचे एक गुप्त तहखाना भी था जहां वह अपने पीड़ितों के शवों को रखता था। ओरम को लग सकता है कि बूढ़ा आदमी सही बात कर रहा है क्योंकि उसे अपने बचपन की वे सभी यादें याद हैं, जब उसकी मां ने उसे यह कहते हुए मारने की कोशिश की कि वह एक राक्षस है। यह जोहान की यादें नहीं बल्कि बारम की अपनी यादें हैं। यान के अंदर भी मनोरोगी जीन था, लेकिन वह राक्षस नहीं बना। उसे बारम की मौत के बारे में पता चल गया था और वह सभी पर शोध कर रहा था। बैम द्वारा मारे गए पीड़ित। वह उस दिन बैम को रोकना चाहता था जब वह अपने घर आया था, लेकिन मुची ने उसे मौके पर ही गोली मार दी थी और उसे खुद को समझाने का मौका भी नहीं मिला। सर्जरी के बाद बैम सब कुछ भूल गया कि वह एक धारावाहिक था, पहले हत्यारा था और जब उसके दिमाग में जोहान का दिमाग आया तो उसे अपराध की भावना आने लगी जो पहले उसके दिमाग में नहीं थी। यह यान का दिमाग था जिसने उसे महसूस कराया कि वह एक अच्छा इंसान था और मनोरोगी नहीं। इसलिए अब बार और लिखता है डेथ नोट अपने सभी अपराधों को स्वीकार करता है और अकल्पनीय कार्य करने जा रहा है क्योंकि उसके पापों का बोझ इतना भारी है कि वह अब इसे सहन नहीं कर सकता है। लेकिन वह इन सभी सिलसिलेवार हत्याओं का एकमात्र दोषी नहीं है। उस पर और जोहान पर हमेशा निगरानी रखी जाती थी। राष्ट्रपति की सचिव वह बेरियम के पापों पर पर्दा डालती रही है। फिर भी जब बेरियम खुद को जेल में बंद कर लेता है तो वह पुलिस को सब कुछ बता देता है। मुची बेरियम पर बहुत दुखी और क्रोधित होता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि बारम एक सीरियल किलर हो सकता है। तब बेरियम मुची को बताता है सचिव ने मनोरोगी जीन विधेयक को संसद में पारित करने की योजना बनाई थी। उस विधेयक के अनुसार मनोरोगी जीन वाले सभी भ्रूणों को पूरे देश में त्याग दिया जाएगा, लेकिन अधिकांश लोगों ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। इसलिए सचिव ने उसे लोगों को मारने और यहाँ तक कि कवर करने से रोक दिया।
अपराध स्थल से उसके निशान वह मनोरोगी जीन भ्रूण को त्यागने के महत्व को उजागर करने के लिए बाराम को एक क्रूर हत्यारे के रूप में जनता के सामने पेश करना चाहती थी। इसीलिए उसने उसे अधिक से अधिक लोगों को मारने दिया। इसलिए अब सचिव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरी तरह से जांच की गई। बैम को जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई गई। कुछ दिन जेल में रहने के बाद बैम हनो जून से मिलने गया, जिसने खुलासा किया कि बारम वास्तव में उसका बेटा है। जब वह पैदा हुआ था, जेन ने अपने बच्चे को दूसरी मां के साथ मिला दिया ताकि अन्य अगर बच्चे में मनोरोगी होने के लक्षण दिखें तो मां उसे मार सकती है। हनो जून ने वह सर्जरी इसलिए की क्योंकि वह अपने बेटे को जीवित कर रहा था और यान को मरने दे रहा था। ऐसा लगता है जैसे बारम अपने अतीत के इन सभी नए रहस्यों को सुनकर खुश नहीं है। उसने उसे गले लगा लिया पिता और फिर उसे अपने हाथ में एक नुकीली वस्तु से मारता है। उसने अब अपना काम पूरा कर लिया है, हालांकि उसे उसके पापों के लिए माफ नहीं किया जा सकता है। उसने अंत में सही काम किया है। हम देखते हैं कि मुची कभी कभी बाम से मिलने आती है क्योंकि बाम जल्द ही आता है। वह मरने वाला है। वह सर्जरी के बाद के प्रभावों का अनुभव कर रहा है और उसके पास जीने के लिए अधिक दिन नहीं बचे हैं। दूसरी और भी खुशी से मुची के साथ रहता है और मुची अब उसका अभिभावक और दोस्त भी है।